हेलो दोस्तों। तो मैं आपका पुनः नेट एंड जेआरएफ या तो कहें कि जो यूपीएससी ऑप्शनल्स या ऑप्शनल्स जियोग्राफी के चल रहे इस सीरीज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो हमने पिछली क्लास में जो भू चुंबकत्व की बात की थी हमने, लेकिन हमने उस दिन ये जब वो लास्ट में हमने ये बात कही थी कि जो हम अगली क्लास करेंगे वो हमारी किस पर होगी? प्रक्रम पर। कौन से? भू आकृति प्रक्रम पर बात होगी। तो आज हमारी उसी पर बात है और आज का हमारा टॉपिक है भू आकृति प्रक्रमों पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भू आकृति प्रक्रमों पर है। तो हम जो भू आकृति प्रक्रम है उसको जान लेते हैं कि भू आकृति प्रक्रम क्या है। तो भू आकृति प्रक्रम के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह की बात करेंगे, हम पृथ्वी की सतह की बात करेंगे या तो कह सकते हैं हम स्थल मंडल की बात करेंगे। तो पृथ्वी की सतह की भी बात करेंगे और स्थल मंडल यानी कि मेंटल के बाह्य बाह्य मेंटल यानी कि आउटर आउटर मेंटल की भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा पृथ्वी है, अगर मैं पृथ्वी की सतह की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? भू आकृति में अगर मैं पृथ्वी की सतह की बात करता हूं तो पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की सतह क्या है? इसका अगर मैं स्वरूप कहूं, इसका स्वरूप क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है और ये विभिन्न स्थल रूपों का, विभिन्न स्थल रूपों का क्या है? विभिन्न स्थल रूपों का समग्र, इन विभिन्न स्थल रूपों का एक समग्र अध्ययन है। क्या? हमारा पृथ्वी की सतह। इस यानी स्थल रूपों जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अगर मैं इसी स्थल मंडल की बात करता हूँ, किसकी? स्थल मंडल की बात करता हूँ, तो स्थल मंडल के अंदर या इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इस लिथोस्फेयर के अंदर की मैं बात करता हूँ तो इसमें हमने, अगर मैं एक ऐसे करके बनाऊं, ये, और इसके नीचे क्या है? आउटर आउटर मेंटल। क्या हमने देखा? आउटर आउटर मेंटल। ये तो ये हमारी क्या है? ये क्रस्ट है और ये हमारा ओ ओ एम यानी आउटर आउटर मेंटल है। आउटर आउटर मेंटल के नीचे मैंने क्या आपसे कहा था कि यहाँ पर क्या है? ये वाले क्षेत्र से, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से और कुछ इस क्षेत्र तक, अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा है यहाँ तक आउटर आउटर मेंटल तक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितने किलोमीटर तक फैला है? 100 किलोमीटर तक। पूरा हमारा स्थल मंडल और आउटर स्थल मंडल की मोटाई है ये कितनी? 100 किलोमीटर। और ये हमारा जो स्थेनोस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्थेनोस्फेयर, या इसी को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। इसी दुर्बलता मंडल में हमारा जो स्थल मंडल है, जो हमारा स्थल मंडल है वो क्या कर रहा है? तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। जिसकी हमारे यहाँ से यहाँ तक की 300 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो कितने तक की बात हो गई? 400 किलोमीटर। तो अगर मैं, ये हमारा जो स्थल मंडल है ये किस पर तैर रहा है? तो स्थल मंडल जो हमारा तैर रहा है, किस पर तैर रहा है? तो हम कह सकते हैं कि दुर्बलता मंडल पर, दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है यानी स्थेनोस्फेयर में। यहीं पर एल वी जेड की भी बात की थी हमने पिछली क्लासों में, जिसे हम लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमारा ये जो स्थल मंडल है,
अगर इस स्थल मंडल में मान लो ये हमारा हिम का आच्छादन, यानी कि हिम आ जाता है और हमारा हिम की चादर हमारे स्थल मंडल पर आ जाती है। जब हमारी हिम की चादर स्थल मंडल के ऊपर आ जाएगी तो क्या इसका वेट दबाव इस पर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये नीचे की तरफ दबाव क्या करेगा, ज्यादा डालेगा, तो जो हमारा स्टेनोस्फीयर यानी कि जो हमारी तैर रही है स्थल मंडल किस पर तैर रहा है, तो दुर्बलता मंडल में। स्थल मंडल हमारा किन चीजों से बना हुआ है, तो मैं कहता हूँ क्रस्ट, क्रस्ट से बना है और प्लस आउटर आउटर मेंटल, इन दो चीजों से मिलकर के हमारा स्थल मंडल बना है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये नीचे आ जाता है, कौन, जब नीचे को दबाव आता है तो स्थल मंडल पर जब ऊपर से हिम का आच्छादन यानी हिम ऊपर परत जमा लेती है तो क्या उस पर जो दबाव लगेगा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो जब नीचे आएगा तो ये हमारा कहाँ तैर रहा है, दुर्बलता मंडल में तैर रहा है। तो इसी दुर्बलता मंडल में क्या हो जाता है, ये जो हमारी सतह दुर्बलता मंडल की है वो अब कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाती है। कैसे आ जाती है, ये दुर्बलता मंडल ऐसे, अब यहां तक स्थल मंडल आ गया, ये स्थल मंडल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन और पड़ा तो क्या हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे करके नीचे की ओर आता रहेगा, ये हमारा नीचे की ओर क्या आता रहेगा, ऐसे। अब यहां तक हमारा स्थल मंडल हो गया। तो ऐसा नहीं कि स्थल मंडल सिर्फ हमारा यहीं तक सीमित है, अगर हमारी कुछ अन्य ऐसी प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जैसे हिम का यहाँ पर आच्छादन हो गया, बहुत बड़ा हिम परत जम गई जिस वजह से उस पर प्रेशर अधिक लगने लगा, तो ये स्टेनोस्फेयर में यानी दुर्बलता मंडल में तैर रहा है, उसी दुर्बलता मंडल में क्या हो जाएगा, ये अंदर की ओर धंसने लगेगा, यानी दुर्बलता मंडल। अब या तो ये जो हमारा स्टेनोस्फेयर है वो कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए, किसमें, बाह्य मेंटल में। इसके बाद कौन सा मेंटल, बाह्य में जो मेंटल आता है, मेंटल का, भाई यहाँ से अगर मैं ऐसे करके ये कोर कर लूं तो हमने क्या बांटा था कि ये हमारा मेंटल के दो भाग, इसको हम बाह्य मेंटल कहा और इसको हमने आंतरिक मेंटल कहा। तो ये हमारा आंतरिक हो गया और ये हमारा बाह्य हो गया। तो बाह्य में ही तो स्टेनोस्फेयर था और हमारा आउटर आउटर मेंटल था। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये फिर कहाँ आ सकता है, तो ये हमारा या तो बाह्य मेंटल की तरफ आ जाएगा, या तो ये हमारा इधर क्या करेगा, खिसकेगा। खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? तो जो हमारा यहाँ से बाह्य मेंटल की तरफ आएगा तो क्या यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, जो स्टेनोस्फेयर का टेम्परेचर होगा और बाह्य मेंटल का जो टेम्परेचर होगा, इससे नीचे का टेम्परेचर होगा, वो कहीं इससे स्टेनोस्फेयर से बाह्य मेंटल का अधिक टेम्परेचर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होने लगता है, अधिक होने लगता है। तो हो सकता है कि जो ये हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल तो ठोस है, स्थल मंडल तो ठोस है जो हमारा दुर्बलता मंडल पर तैर रहा था, लेकिन जब ये हमारा स्थल मंडल जब हमारा बाह्य के पास आएगा, बाह्य मंडल के पास आएगा, तो क्या यहाँ पर वो गर्म होगा कि नहीं होगा, होगा, गर्म होगा। हो सकता है ऐसा टेम्परेचर भी हो जिस वजह से ये क्या हो जाए और नीचे जाए, जिस वजह से ये पिघल भी सकता है। यानी कि हमारा स्थल मंडल यहाँ पर क्या हो सकता है, क्षति हो सकता है, यानी कि यहाँ पर इसका ये मैग्मा में बदल सकती है, इसकी जो हमारी भूखंड है वो मैग्मा में बदल सकती है। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ जाकर के पिघले, बहुत कम रेयर केसेस में जब बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, बाह्यमंडल की तरफ चली जाती है, तब ऐसा होता है। लेकिन अधिकतर ये क्या करता है, स्टेनोस्फेयर इधर ऐसे करके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, दुर्बलता मंडल ये अपने आप को इधर उधर खिसका देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक ट्रेन का डिब्बा है और उस ट्रेन डिब्बे की जो कैपेसिटी है वो 500 की है, 500, ये 50 लोगों की है, कैपेसिटी कितनी है, 50 लोगों की, 50 लोग इस पर बैठ सकते हैं। तो अगर हम सामान्य स्थल मंडल की बात करें, जो तैर रहा है वो 50 की है, क्या है, 50 की है, वो 50 किलो का है। हम ये ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्थल मंडल है वो 50 किलो का है, और इस 50 किलो में इस 50 किलो को जो स्थैनोस्फेयर दुर्बलता मंडल है वो आसानी से क्या करता रहेगा, फ्लो करवाता रहेगा। लेकिन जब इससे अधिक हो, वही हम कह रहे थे कि जब 50 सीटें बैठने के लिए थी एक डिब्बे में, लेकिन ऐसा हुआ कि उस पर 100 लोग आ गए, 150 लोग आ गए, एक डिब्बे में 200 लोग आ गए। कैसे आ गए, हो सकता है वो जब सभी आए होंगे पास पास
चपके होंगे। तो जगह स्पेस ना बची। जब 50 लोग रहे होंगे तो बहुत सारा स्पेस रहा होगा, इधर बहुत सारा स्पेस रहा होगा। लेकिन जब 100 आए होंगे तो कुछ कम हुआ होगा, जब 150 आए तो कम और हुआ होगा, जब अब 200 उसमें आ गए होंगे तो हो सकता है क्या हुआ होगा, एक दूसरे से चिपक गए होंगे, होंगे होंगे एक दूसरे के पास चिपक गए होंगे। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होता है कि जब स्टेनोस्फेयर पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आप को यहाँ पर क्या कर देता है, ज्यादा सघन कर लेता है। और जैसे ही अब वही अगले स्टेशन में 50 लोग उतर गए, 150, तो क्या जो 200 में स्थिति थी, जब 50 उतरेंगे तो 150 में समान कुछ समान स्थिति हो जाएगी 200 की अपेक्षा। तो ये क्या करेगा, अपने आप को क्या करेंगे वो लोग, फैला लेंगे। यानी कि जो स्पेस एकदम सटा हुआ था वो अब क्या होने लगेगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा। फिर अगले स्टेशन में 50 उतरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे और स्पेस हो जाएगा। वैसे ही कि जैसे जैसे हम हिम पिघलता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा स्टेनोस्फेयर है वो क्या करेगा, अपने आप को विरल करने लगेगा। यानी जब स्थल मंडल ऊपर की ओर जाने लगेगा, उस पर प्रेशर कम रहेगा स्थल मंडल पर, तो ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो जो हमारा स्टेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल है वो क्या करने लगेगा, अपने 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 आप को क्या करने लगेगा, फैलाव करने लगेगा और पुनः वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि ये बहुत आधा अगर नीचे चला जाता है तो टेम्परेचर की वजह की जो स्थल मंडल की जो हमारी परतें होती हैं वो क्या होने लगती हैं, और उसमें सबसे पहले कौन कटेगी, तो आउटर आउटर मेंटल कटेगी। समझ गए। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको हमने देखा कि पृथ्वी की सतह स्वरूप परिवर्तनशील विभिन्न स्थल रूपों का एक समग्र अध्ययन है क्या, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल की बात कर ली, जो हमारा क्रस्ट और आउटर आउटर मेंटल से मिलकर के बना है। यानी कि हमारा जो स्थल मंडल है वो सिर्फ हमारा इतना है स्थल मंडल, कितना है, इतना है स्थल मंडल। हमारा क्रस्ट आ जाएगी और हमारा आउटर आउटर मेंटल। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये कहां तक नीचे चला जाता है, स्टेनोस्फीयर तक भी चला जाता है। लेकिन अब हम बात करें भू आकृति की, बात कर लेते हैं। तो अगर मैं भू आकृति की बात करता हूँ, किसकी, भू आकृति की बात करूं, तो भू आकृति ये क्या है, भू आकृति प्रक्रम ये सतही परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, सतही परिवर्तन के लिए जिम्मेदार। क्योंकि जो भू आकृति प्रक्रम होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्जात, आगे बात करेंगे, अंतर्जात होता है, बाह्य जात होता है, और एक पार्थिवेतर होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी भू आकृति प्रक्रम क्या कहती है कि ये सतह परिवर्तन के लिए, सतही परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। और ये आपस में क्या करते हैं, आपस में आपस में परस्पर संघर्षरत रहते हैं। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं है, हम समझा देंगे। परस्पर संघर्षरत रहते हैं, संघर्ष या फिर संघर्षरत या युद्ध करते रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई सही सतह है, सही सतह, तो उसे क्या कर देंगे, खराब करेंगे। और जो खराब है उसे सही कहेंगे, उसे खराब, उसे क्या कर देंगे, सही करेंगे। तो जो हमारी परतें क्या है, सही है, उन्हें हम खराब कर देंगे, कौन, भू आकृति प्रक्रम। और जो खराब है उन्हें सही कर देंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए एक सतह ये है, क्या है, ऐसे करके एक सतह है, ये एक हमारी ये क्या है, एक ये सतह है। तो इस पर ये बताइए कुछ अंदर से बल काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, हाँ, और कुछ जो है बाहर से बल काम कर रहे होंगे। जो बाहर से करते हैं उनको बाह्य जात बोलते हैं, और जो अंदर से करते हैं उन्हें अंतर्जात बोलते हैं। हम इस पर जब कार्य करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो एक समय क्या आएगा, इनका ह्रास होने लगेगा, इनका ह्रास होने लगेगा। यानी कि अगर इसके बाद कुछ समय बाद, कुछ समय बाद का मतलब लाख 2 लाख साल नहीं, करोड़ों वर्ष भी हो सकते हैं, कुछ वर्षों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ये क्या बनाएगी, दूसरी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये अब जो बनेगा, अब हमें ऐसा कुछ देखने को मिलने लगा।
अब देखिए, जो भाग अभी ऐसा था, अब उसको उस पर क्या आ गया, उभार आ गया। लेकिन जो भाग उभारे हुए दिखते थे वो अब कहाँ आ गए, नीचे आ गए। मतलब मेरे कहने का कि यहाँ पर हमारा बाह्य, जो बाह्य कारक बल हैं वो काम कर रहे थे, और यहाँ से एक ऊपर की ओर ला रहा था जिसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। अगर इसको, इस पर क्या हुआ होगा, इस पर हमने अपक्षय हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अपक्षय हुआ होगा, फिर अपरदन हुआ होगा, फिर निक्षेपण हुआ होगा। यही तो है जो बाह्य बल की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो बाह्य जनित बल होते हैं। अंतर्जनित बल होते होंगे, इस पर जो लावा आए होंगे यहाँ से निकले होंगे और इसका निर्माण किए होंगे। अंतर्जत भूकंप आए होंगे, यहाँ से क्या हुए होंगे, दरारें पड़ी होगी, भ्रंशन हुआ, और क्या हुआ, ये यहाँ से कुछ अंदर की तरफ नीचे गया, भूस्खलन। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, तो ये अंतर्जात अंतर्जात बल होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गए और भूस्खलन हो गए। हम अभी उसके बाद हम बात करेंगे, संपीड़न की बात करेंगे, तनाव की बात करेंगे, वो सभी हमारे क्या है, अंतर्जात बल है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये हमारे क्या है, सतही परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है कौन, भू-आकृति प्रक्रम, और आपस में परस्पर संघर्षरत रहते हैं, यानी कि सही सतह को खराब करते हैं और खराब सतह को सही करते हैं। तो इतना समझ गए। अब हम किसकी बात करते हैं, तो हम भू आकृति प्रक्रमों के प्रकार की बात करते हैं। जो ये सारी चीजें करवा रहा है, सही सतह को खराब कर रहा है और खराब सतह को सही कर रहा है, वो सारी सभी जो हमारी हो रही हैं प्रक्रियाएं, जो भू आकृति प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं भू आकृति प्रक्रम के प्रकार देखने वाले हैं। अब प्रकार देखते हैं, तो प्रकार की हम अगर बात करते हैं तो ये तीन तरह से हम देख सकते हैं। ये तीन तरह से, एक हम देख सकते हैं दीर्घकालिक, एक होता है अल्पकालिक, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अंतर्जात, अंतर्जात, बाह्यजात और पार्थिवेतर। सभी की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन जो हमारी विशेष जरूरत होगी उसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं अंतर्जात की बात करता हूँ, अंतर्जात में अब हम दो तरह से देख सकते हैं, एक दीर्घकालिक और एक हमारा होगा अल्पकालिक। क्या होगा, दीर्घकालिक को ही हम क्या बोलते हैं, पटल विरूपणी। क्या बोलते हैं, पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल। और इसको हम बोलते हैं अल्पकालिक को आकस्मिक बल। क्या होते हैं, आकस्मिक होते हैं। अगर मैं पटल विरूपणी की बात करता हूं, तो पटल विरूपणी में दो आते हैं, एक होता है महादेश, क्या, महादेश निर्माणकारी, और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी, तो महादेश के अंदर क्या आता है, दो आते हैं, एक आता है ऊपरमुखी, इससे क्या होता है, निर्गमन, या इसी को हम बोल देते हैं उत्थान। क्या बोल देते हैं, उत्थान, निर्गमन या उत्थान। और एक होता है अधोमुखी, अधोमुखी जिसमें हम क्या, निमज्जन। क्या हो जाता है, निमज्जन। इसके बाद अगर हम पर्वत निर्माणकारी, ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रमुख, और सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो अगर मैं पर्वत निर्माणकारी की बात करूं तो इसमें भी दो प्रकार से हो सकते हैं पर्वत निर्माणकारी, इसी को हम ओरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं एपियरो, जेनेटिक, एपेरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक।
इसमें दो बल काम करते हैं, एक का नाम है तनाव और दूसरे का नाम है संपीड़न। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसी की बात करेंगे, तनाव और संपीड़न की। बाह्यजात में आपने तीन सुने होंगे। बाह्यजात बल मैंने अभी बताया, एक का नाम है अपक्षय, एक का नाम है अपर्दन, और एक हम अक्सर पढ़ते हैं निक्षेपण। क्या? निक्षेपण। लेकिन इस निक्षेपण की जगह हम जो है ना क्या करेंगे, हम निक्षेपण देख लीजिएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे बृहत क्षरण। क्या बोलेंगे हम इसको? बृहत क्षरण, मास मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट यानी बृहत क्षरण। इसको क्या बोलते हैं? इरोजन। इरोजन। और ये क्या होता है? तो ये होता है वेदरिंग। वेदरिंग और इरोजन। इसमें क्या होता है? पार्थिवेत्तर में क्या? उल्का। क्या आता है? उल्का आता है। उल्कापात आया। और इस पर क्या होता है, जो उल्कापात जब होता है तो इसका जो प्रभाव होता है वो सीमित होता है और स्थानिक प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? तो इसका जो प्रभाव होता है वो सीमित होता है। कैसे होता है? एक सीमित प्रभाव होता है और इस पर स्थानिक प्रभाव होता है। सीमित और स्थानिक प्रभाव। जैसे कहीं पर अगर उल्का पिंड गिरता है तो वहीं का एक सीमा होगी जिसको प्रभावित करेगा, और एक स्थान हो, जो पार्टिकुलर स्थान हो, उस स्थान को प्रभावित करेगा। जैसे जैसे उल्का पिंड की वजह से क्या बनता है? क्रिएटर झील बनता है। क्रिएटर झील, अगर हम नाम ले एक आध तो लोनार झील आप याद कर सकते हैं, लोनार झील। और अगर आप साइबेरिया की बात करो, रूस में एक स्थान, रूस में एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसका नाम है साइबेरिया। यहाँ पर उल्कापिंड कभी टकराया था, इसकी बात, इसलिए इसको हम उल्कापात को हम क्या एक सीमित प्रभाव या स्थानिक प्रभाव करते हैं, जो एक पार्थिवेत्तर जो हमारा किसके अंदर भू आकृति परिक्रम, ना तो ये अंतर जात के आता है ना बाहर जात के आता है, ये किसके आता है? पार्थिवेत्तर के अंतर्गत आता है, जो पृथ्वी के परे होता है। और वो पृथ्वी के परे से आता है, यानी ये उल्का कहाँ से आता है? अंतरिक्ष से आता है। तो अंतरिक्ष से आकर के पृथ्वी पर जब टकराता है तो जो प्रभाव होता है, उल्कापात के प्रभाव होते हैं, वो सीमित होता है और हमारा स्थानिक होता है। जैसे हमने क्रेटर झील की बात की और हमने रूस की साइबेरिया की बात की। अब इस प्रकार से हमने अक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण, तो निक्षेपण कर लीजिएगा, लेकिन हम बात करेंगे किसकी? बृहत क्षरण की बात करेंगे, मास मूवमेंट की बात करेंगे। इस प्रकार से अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? तनाव और संपीड़न की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? तो पार्थिवेत्तर यानी कि पृथ्वी के, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश की अगर बात करूं तो मैं इसको बोलता हूं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और हम बात करते हैं किसकी? संपीड़न की और तनाव की। ये कैसे बल है? तो ये पर्वत निर्माण कार्य के अंतर्गत आए और दीर्घकालिक यानी कि पलट विरूपणी के काम आए। पलट विरूपणी के अंतर्गत आए ना, दीर्घकालिक यानी पलट सॉरी पटल विरूपणी किसके अंदर आए? पटल विरूपणी के अंदर आए। तो हम इनको लिखेंगे कौन से है? तो हम लिखते हैं पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण कारी पटल विरूपणी। अंतरजात प्रक्रम। यह आपको नया शब्द लग रहा है क्या? अगर आपको नया शब्द लग रहा हो तो मैंने अभी इसके जस्ट जो मैंने बताया, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि यहाँ पर बाह्य जात बल है। क्या है?
बाह्यजात बल हैं, और इस बाह्यजात बल में मैंने क्या कहा, एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक में मैंने नहीं लिखा, अल्पकालिक में आप लिख लीजिए, अल्पकालिक मैंने लिखा था ना, अल्पकालिक में लिख लीजिए ज्वालामुखी, भूकंप, आकस्मिक आते हैं तो लिख लीजिए भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, इतना ही बहुत पर्याप्त है। तो वो हमारा पटल विरूपणी। दीर्घकालिक में कौन आया, पटल विरूपणी। अब पटल विरूपणी में दो आ गए, एक हमारा महादेश निर्माणकारी, एक पर्वत निर्माणकारी। अब पर्वत निर्माणकारी में कौन आ गए, तो हमारे आ गए तनाव और संपीड़न। तो वही तो लिखा है, पर्वत निर्माणकारी के अंतर्गत आए पटल विरूपणी। पर्वत निर्माणकारी किसके अंदर, पटल विरूपणी। तो पर्वत निर्माणकारी, पटल विरूपणी, अंतर्जात प्रक्रम। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, संपीड़न की बात, संपीड़न, और इसके बाद हम बात करेंगे तनाव की। लेकिन मैं कहता हूँ संपीड़न अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, पहले हम थोड़ा सा पटल विरूपणी की बात कर लेते हैं। किसकी, पटल विरूपणी की बात कर लेते हैं कि पटल विरूपणी। तो मान लीजिए पटल विरूपणी का मतलब क्या होता है, पटल विरूपणी का सीधा सा फंडा है, यानी कि शैलों की बात करेगा, यानी कि जो पटल पर है उसकी बात करेगा। तो उस पर क्या बात करेगा, अगर मैं इस पटल विरूपणी की बात करूं तो पटल विरूपणी में हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे संस्तर। संस्तर क्या होता है, तो संस्तर जो होता है वो शैल की प्रकृति को बताता है, यानी कि शैल जो है, एक कोई भूखंड है या कोई एक शैल है, जो शैल का टुकड़ा, भारी टुकड़ा पड़ा है, और उस पर जो परतें हैं, क्या है, जो उस पर परतें हैं वो स्पष्ट रूप से विभाजित हो रही हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक शैलखंड है, क्या है, शैलखंड। और इस शैलखंड में मैंने देखा कि पहले इस प्रकार से कुछ परतें लगी हुई, एक परत ऐसे लगी हुई है, एक ये परत लगी हुई है, और दूसरी परत मैंने देखा कि एक दूसरी परत फिर एक आरंभ होती है, उसकी संरचना कुछ अलग है। तो हम पटल विरूपणी संरचना की बात करने वाले हैं। किसकी, संरचना। अगर कहीं पर लिखने में गलती हो जा रही है तो आप सुधार लीजिएगा। तो पटल विरूपणी की संरचना की हम बात करने वाले हैं। तो पटल विरूपणी संरचना में हम देखा कि एक सतह ऐसी थी, इस पर इस प्रकार थी, और फिर हमने देखा कि एक परत आई, और वो जो है कुछ इस प्रकार से तीसरी परत परत आ गई। अब हमने वही तो देखा, संस्तर का मतलब क्या होता है, बेड। संस्तर का मतलब क्या होता है, बेड, इसी को हम बोलते हैं बेड। संस्तर क्या होता है, आप देख रहे हैं शैल है, तो शैलों के जो शैलें हैं, शैलों के क्या, ये हमारी जो परतें हैं वो स्पष्ट रूप से विभाजित हो। तो शैलों की जो परत है वो क्या हो, स्पष्ट रूप से विभाजित हो। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको ए मान लेता हूं, ये क्या है हमारी ए, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इसको मैंने सी मान लिया, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी, अगर आप यहां से अंतर देखें तो तीनों अंतर दिख रहे हैं कि नहीं, कि यहाँ तक ए आई, फिर इसके बाद बी आई और इसके बाद सी आई। तो वही कह रहे हैं, शैलों की परत स्पष्ट रूप से विभाजित हो, उसी को हम संस्तर कहते हैं, बेड कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो अगर मैं इस पर ए प्लस बी और प्लस सी लिख दूं तो क्या ये संस्तर होंगे कि नहीं होंगे, ये जो ए बी सी क्या है, संस्तर है। लेकिन इस परत को स्पष्ट रूप से विभाजित कौन कर रहा है, हमने देखा कि एक यहां से ये परत आ रही है, ये, और एक ये। अब हमने जो ये रेखा खींची, एक एक्स और एक वाई, ये क्या है, यही है जो हमारे संस्तर को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, यानी शैलों की परत को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो एक्स और वाई है, इन्हीं को हम बोलते हैं संस्तर तल।
अब इसको हम बोलते हैं संस्तर तल, और इसे अगर इंग्लिश में कहें तो बेड प्लेन। ये हमारे संस्तर तल आए। तो संस्तर तल क्या हो गए? यानी कि दो शैलों को विभाजित करने वाली परत, विभाजित करने वाली परत को हम क्या बोलते हैं? संस्तर प्लेन। अगर संस्तर प्लेन की बात करूं तो एक्स और वाई, क्या ये संस्तर प्लेन हो गए? तो यही है, हमने एक संस्तर बेड देख लिया, हमने संस्तर क्या देख लिया? तल देख लिया। अब मैं कहता हूं कि एक जो है हमारा, अगर संस्तर ऐसा है, संस्तर ऐसा है, अगर मैं कहता हूं कि संस्तर एक तो ऐसा हमने बनाया, दूसरा हमने यहाँ पे ऐसे करके, ये दूसरी सेल है, एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो, ये तीन प्रकार की हमारी सेलें हैं। तीन प्रकार की सेलों में हमने देखा कि पहले ये ऐसे आई, और इसके बाद इसकी है वो ये प्लेट है। इसमें आपने क्या देखा कि इस प्रकार से परतों का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। यानी किस रूप में? सीधा सीधा क्षैतिजिक रूप में। क्षैतिजिक में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, क्षैतिज में हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को कहूं कि ये हमारी प्लेट ऐसे करके गई, ये फिर, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे आई, और इसके बाद ऐसे, ऐसे आई, और तीसरी जो संरचना वो करके ये हमारी है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें सीधी सीधी आई, है ना, सीधी सीधी संस्तर तल बने हमारे। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ऊर्ध्वाधर के ऊपर बनी ना, यानी कि इस पर कितने का कोण बना? 19 डिग्री का बना ना, 19 डिग्री का, इसलिए हम इसको ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर उठा। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है इस प्रकार से, जैसे, जैसे यहां पर ये ऐसे आया और यहां पर ऐसे रहा, लेकिन यहां पर क्या हो गया? ये तीन परतें बनी, तीन संस्तर आपको दिखी कि नहीं दिखी? लेकिन जो संस्तर तल है वो कैसे हो गया? पहले में क्षैतिज था, इसमें ऊर्ध्वाधर था, इसमें क्या हो गया? नति हो गया। नति का मतलब क्या होता है? इसी को हम नमन बोलते हैं, और अगर इसको कहें तो डिप बोलते हैं, इंग्लिश में डिप बोलते हैं, डिप, DIP, यानी कि झुकाव। क्या आपको इसमें हल्का झुकाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है। मैं कहता हूं इसी झुकाव को, अगर इस झुकाव हो रहा है तो क्या इस झुकाव में, क्या यहाँ पे कोण बन, अगर मैं एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा खींचूं तो क्या यहाँ पर कोण बन रहा है कि नहीं? इसी को हम नति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नति बोलते हैं। यानी कि जो हमारी, अगर हम क्षैतिज एक काल्पनिक रेखा खींच दें तो ये जो कोण बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? नति बोलते हैं। तो एक जो संस्तर तल को काटने वाली एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा के बीच के बनने वाले कोण को हम नति कहते हैं। तो अब एक संस्तर तल, अब दूसरा आ गया नति, या इसे हम नमन या डिप, क्या बोलते हैं? डिप। तो ये नति और नमन क्या होता है? तो नति, हम नमन क्या होता है? तो किसी संस्तर तल, संस्तर तल हमने बताया ना कि दो सेलों को विभाजित करने वाली परत, एक ये परत हो रही है, ये
यहाँ पे भी नति बन सकता है, कोण, इसी को हम नति बोलते हैं। तो किसी संस्तर तल को काटने वाली काल्पनिक रेखा क्षैतिज, यानी काल्पनिक क्षैतिज रेखा, किसी समतल तल को काटने वाली काल्पनिक जो क्षैतिज रेखा के मध्य, क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? नति या नमन कहलाता है। क्या कहलाता है? नति या नमन। या तो अगर हम सीधा सरल भाषा में कहें तो नति या नमन जो संस्तरों की तरफ झुकाव, संस्तरों की तरफ झुकाव, क्या है? संस्तरों की तरफ झुकाव, ये होता है नति। अब हमने समझ लिए ना कि संस्तर तल और नति क्या होता है। अब इसके बाद हम